O2N पॉडकास्ट में स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने किसान नेता ब्रजेश भाटी जी। आज हम उनसे बात करेंगे देश प्रदेश के किसानों की स्थिति के बारे में और आगे जो भी बातें उनसे होंगी समाज के विकास के बारे में, युवाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में। स्वागत है भाई आपका। धन्यवाद नमित जी। तो हम इस पॉडकास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती, खबरें कुछ आती हैं, होता कुछ है। तो आज हम इस पॉडकास्ट के जरिए किसानों को कैसे मतलब कि विकास पे की तरफ हम ले जा सकते हैं, किसान कैसे सरकार की योजनाओं का फ़ायदा ले सकता है। और आप एक किसान नेता हैं, ज़मीन पर दिन रात संघर्ष करते हैं, हर जगह जाते हैं किसानों की समस्या के लिए। तो आप उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराइए। नमित भाई, आपने बहुत अच्छी पहल की है। O2N जो आपने ये चैनल बनाया है, जिसके माध्यम से आप हजारों बच्चों को एक इतनी अच्छी सस्ती शिक्षा दे रहे हैं, इसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी। ऐसी पहल क्षेत्र में होती रहनी चाहिए। और इस पहल का जो आपका उद्देश्य है, मैं समझता हूँ कि आपका उद्देश्य कोई इसमें धन कमाना नहीं है। आपका उद्देश्य यहाँ के क्षेत्र के और क्षेत्र से क्या पूरे देश में और दुनिया में एक सोशल जो आपकी साइट है इसके तहत शिक्षा देना है। तो आप सब पहले धन्यवाद के पात्र हैं। और आपने आज हमें आमंत्रित किया अपने चैनल पे, क्योंकि हम पूरे देश में किसानों की राजनीति करते हैं। जी जी। और जो 13 महीने का आंदोलन चला दिल्ली की सीमाओं पर, उसमें हमने पूरा अपना 13 महीने लगातार अपना योगदान उसमें दिया। जी। जहाँ पर भी हमें मौका मिला कि भाई हम किस तरह से मेहनत कर सकते हैं ग्राउंड में रह के, और फिर जब चीज़ें चली और समय बढ़ा तो लगातार टीवी चैनल जितने भी नेशनल और जो अंतर्राष्ट्रीय चैनल हैं उन पर बैठ के किसानों के मुद्दे को उठाने की बात हो तो लगातार हमने उसको उठाने का काम किया। जी। लगातार जो बात उस छोटे किसान तक नहीं पहुंच सकती थी, उसको हमने उन चैनल पे बैठ के, जो सरकार तक नहीं पहुंच सकती थी, उस चैनल पे बैठ के उनको हमने सरकार तक पहुंचाया। और उसी की बदौलत थी कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई कहीं ना कहीं मुझ पर चूक हुई है, और वो 13 कार्य कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिए। जी। ये हमारी बहुत बड़ी एक जीत थी किसानों की। जी। क्योंकि जो हमारे किसान पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के जितने किसान जो लगातार वहाँ पड़े रहे, तो ऐसी एक बार दुविधा हो गई भी क्या करें, किस तरह से। ऐसे तो ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, ये तो हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। जी जी। तो मैं देश की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम पूरे देश में जाते हैं। जी जी। और पूरे देश में जाके किसानों के जितने मुद्दे होते हैं उन पर काम करते हैं। हमारा जो संगठन है किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा में, उसका प्रवक्ता भी हूँ जी। और जो SKM है, SKM जो किसानों का एक संगठन है पूरे देश का देश में, उसमें भी हम जुड़े हुए हैं। हमारा संगठन उसमें मेंबर है संयुक्त किसान मोर्चा जी, जो गैर राजनीतिक, उसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसमें कोई ना कोई नेता है, उसमें सब जो है किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को न जगह दी गई है। उसमें किसानों के नेता हैं और किसानों के ही बीच के लोग उसमें नेतृत्व करते हैं। और जो सरकार ने जो कमेटी बनाई हुई है, उससे जो SKM के लोग बात करते हैं, उस कमेटी में मैं मेंबर हूँ। जी। और लगातार वहाँ पूरे देश की बातों को उठाने का हम काम करते हैं। आप सभी राष्ट्रीय चैनलों पे आते ही रहते हैं, जो प्रवक्ता की तरह आपको सभी चैनल बुलाते हैं, हम देखते भी रहते हैं। तो मैं बता चुका हूँ कि भाई हम जो 13 महीने का आंदोलन चलाया, ये शुरुआत थी उस समय, क्योंकि हम यहाँ पे लोकल में तो अपने आंदोलन कर रहे थे प्रदेश में, क्योंकि जब वो आंदोलन शुरू हुआ तो देश का आंदोलन था और उसकी गूंज पूरी दुनिया में जा रही थी। तो उस समय हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं वो क्यों नहीं मीडिया पे बैठ के अपनी बात को रख सके। जी। तो सबका सहयोग रहा। बहुत सारे जो हमारे एडिटर थे, चैनल्स के मालिक थे, सबने पूरा सहयोग किया कि आप आगे बढ़िए, आपका पूरा सहयोग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई मीडिया मानते हैं कि सरकार का मीडिया पर दबाव होता है, लेकिन मीडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि किसानों की आवाज़ को भी हम अपने चैनल पर दिखाएं। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनका 13 महीने का आंदोलन बड़ा सहयोग रहा अपने चैनल के माध्यम से। उन्होंने हमें बड़ी जगह दी और हमने पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर अपनी बात रखी, और उसी का नतीजा था कि हम जीत कर वापस अपने घर लौटे। जी। लेकिन लगातार अब भी हमारी जो मांग है, MSP की मांग है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, हम आज आपके चैनल को भी लाखों लोग देख रहे हैं, तो आज इसके माध्यम से मैं बता दूं कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, MSP जिसकी मांग कर रहे हैं, हम न्यूनतम बात कर रहे हैं। अगर आप किसी दुकान से एक माचिस खरीदने भी जाएंगे तो उस पर एक प्राइस लिखा होता है कि भाई ये माचिस 2 रुपए की है या 1 रुपए की है या 5 रुपए की है, आप उससे नीचे नहीं खरीद सकते। जी। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हमारी जितने भी फसलें हैं, 24 फसलें,
उन सबको एमएसपी पर गवर्नमेंट खरीदे। जी। अगर हमारी फसल पैदा हो रही है तो उसका एक प्राइस तय किया जाए कि इससे नीचे ये फसल नहीं बिकेगी, बिल्कुल। जिससे हमारा जो किसान है, जो आंधी में, तूफान में, बारिश में, गर्मी में लगातार खेतों में बैठ के काम करता है, लेकिन एक आड़ती जो बिचौलिया होते हैं वो आते हैं और जो उसकी फसल की कोई कीमत नहीं है उसे औने पौने भाव में ले जाता है। किसान का बदहाल होने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, बिचौलिया और आड़ती जो है बड़े बड़े उद्योगपति हैं। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मैं आज यहाँ पर भाजपा की सरकार चल रही है, उससे पहले भी सरकारें थी, मैं किसी पे कोई आरोप या किसी का पक्ष विपक्ष नहीं था, क्योंकि मैं खुद एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं किसी पार्टी के सदस्य नहीं हूँ। कि मेरा मानना यह है कि जब तक किसान जो है खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। 70% लोग भारत के गांव में रहते हैं, खेती पर। आप कतई सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं नवीन भाई, कतई सच्चाई है कि 70% लोग खेती करते हैं और उसी पे उनकी जीविका चलती है। और जब खेत में किसान जो है वो मेहनत करके, अब एक बात ध्यान रखिए, अब मैं इस सवाल पर बहुत देर हम चर्चा कर सकते हैं, कर भी रहे हैं कि भाई जब कोरोना का समय था, हमारा ग्रामीण पृष्ठभूमि में आते हैं, हम कहते थे भाई जहाज चल रहे हैं, रेल चल रही है, ये कभी रुकेंगे नहीं, सब रुक गया, बस रुक गई, रेल रुक गया, मतलब जीवन व्यक्ति का रुक गया कि व्यक्ति गेट के बाहर नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन हमारे और आपके क्या जो ग्रामीण लोग हैं, जिस पृष्ठभूमि से हम आप आते हैं, उस समय भी हमारे चाचा ताऊ हम सब लोग खेतों में काम कर रहे थे, भाई कोई कुछ उगा रहा था, कुछ भी कर रहा था और मेहनत कर रहे थे, जिससे उसका पूरे देश का पालन पोषण और जो लोग घरों में बैठे थे वो अनाज खा रहे थे, वो किसान से ही आ रहा है, वो किसान से आ रहा था। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि इस देश के किसान के बगैर खुशहाली नहीं आ सकती। और इस बात का पता अब मैं इस मुद्दे पे इसलिए आया हूँ कि जब हमने देखा कि भाई खेती कर रहे हैं, लोगों को पेट जब भी भर रहा है, तो इसका पता है जो अडानी अंबानी और जो और सारे कई बड़े उद्योगपति हैं, उनको पता लग गया कि यार ये बिजनेस ऐसा है कि जो कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी सोए बगैर 4 दिन रह लेगा और सारी क्रिया करे रह लेगा, लेकिन भूखा 1 या 2 दिन रह सकता है। बिल्कुल। हमारे सेना के जवान है 7 दिन रह सकते हैं, लेकिन अब तो उन्हें खाना सब प्रॉपर मिलता है। वो उस समय की बात थी जब अनाज नहीं था देश में, बिल्कुल। लेकिन अनाज तो सबको चाहिए। तो इन व्यापारियों को, जो उद्योगपति हैं देश के, इनको पता लग गया कि भाई ये शायद व्यापार ऐसा जो कभी बंद नहीं होएगा। तो इन्होंने सरकार के, देखो संबंधित लोग रहते हैं, सरकार को कहीं ना कहीं इन्होंने जो फोकस किया, उस कोरोना काल को देखते हुए इन्होंने ये कानून बनाए जिससे पूरे देश में ये काले कानून लाए गए, जिससे खेत में आप इतने, मतलब वो कंपनियां जो आ रही थी, ऐसा था अगर वो लागू हो जाते नवीन भाई, जो आपके दर्शक सुन रहे हैं, मैं सबको बता दूं, तो हम अपने खेत में नहीं जा सकते थे। उसको मतलब ये था कि जो जिले में जिस बैठे हैं हम गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में, अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो आदमी तहसील जाता है, एसडीएम के पास जाता है, डीएम के पास जाता है, लेकिन कानूनों वो क्लोज डाले हुए थे कि आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। भाई मेरी जमीन यहाँ है, इससे पहली जमीन अडानी ने ले ली, इससे अंबानी ने ले ली, बीच में मैं रह गया, तो मुझे मजबूरी में उसको जमीन देनी पड़ती। और वो क्या करते, वो इतने बड़े बड़े वेयर हाउस बनाते, वेयर हाउस बनाते हैं, वो फिर मैं मजबूरी में अपनी फसल को उन्हीं को बेचता। फिर मेरी जो क्षमता थी वो वहां पर खत्म हो जाती, एंड ऑफ पार्ट हो जाता, तो वो मैं उसको बेचता। और वेयर हाउस के अंदर इतने बड़े बड़े, वो वेयर हाउस है, उसके अंदर आज भाई किसान से कितने जीव बड़े जुड़े हुए हैं, कुत्ता है, बंदर है, वो खाते हैं, एक वो भी परिंदा पर नहीं मार सकता। बिल्कुल। क्योंकि भाई आपके दर्शकों को मैं बता दूं, इस देश को 2 ही लोगों को पूजा गया है और 2 ही ये देश माना जाता है। इस देश में कृषि और ऋषि दोनों का बहुत सम्मान है। अगर कृषि और ऋषि नहीं बचेंगे तो फिर यहाँ कोई वो नहीं है। ऋषियों का देश ही भारत, ये साधु संतों का देश रहा है पूरी, मतलब साधु संतों को ये नहीं है कि हम कोई मांग खाने वाले लोग, और ये है कि पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, कृषि करने वाले लोग। बिल्कुल। तो ये तो सब चीजें हुई, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लगातार 13 महीने का आंदोलन रहे, और जो है उसमें ये हमारी जीत हुई कि प्रधानमंत्री ने वापस किए। पर लेकिन अभी हमारा दुख ये है कि जो एमएसपी की हमारी मांग है वो अभी तक लागू नहीं हुई है। जो हम पे उस समय हमारे 750 किसानों की शहादत हुई, हमने उनके परिवार के लोगों के लिए एक मुआवजा मांगा, नौकरी मांगी, वो भी लागू नहीं हुई है। लगातार हमारा एसकेएम जो है, आदिवासी संघ किसान मोर्चा, वो लगातार अब भी एसकेएम लड़ाई लड़ रहे हैं। और बड़ी दिक्कत ये है कि भाई जब भी कोई पार्टी आती है या नेता, हमने आपने देखा होगा जब भी हमारे गांव में कोई नेता आएगा तो वो आते ही कृषि की, किसानों की बात करेगा कि मैं किसानों के लिए करूंगा, वो करूंगा, युवाओं के लिए करूंगा। जैसे ही वो जीतता है, बिल्कुल,
फिर वो गायब हो जाता है। कोई विपक्ष में अगर है तो वो आज भी बात कर रहा है, जैसे उसके हाथ सत्ता लगेगी वो भूल जाएगा। फिर वो कहेगा ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि हमारी दुर्दशा का कारण एक ये भी है। तो मैं आप आपके चैनल से अपने साथियों को, युवाओं को ये बताऊंगा कि अपना वोट का अधिकार भी अपने हिसाब से करें, सोच समझ के वोटिंग करें। किसी विचारधारा के साथ, किसी ऐसी चीजों के साथ ना बहें जिससे हमें पर्सनली नुकसान इसका हो कि भाई आज हम किसी के चक्कर में आ गए कि भाई इस तरह से ये हो जाएगा। क्योंकि आप जो चीज दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आप इसीलिए दे रहे हैं कि जो शिक्षित होगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि ये वे शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। और जो शिक्षित व्यक्ति हो जाएगा वो किसी के बहकावे में, किसी के उसमें जादू टोना में, किसी के आडंबर में नहीं आ सकता। और रोजगार पालेगा, तो अपना कर लेगा। नहीं तो वो मतलब इतना जो शिक्षित होगा वो इतना समझदार तो हो ही जाएगा जिसे अच्छा बुरा दिखेगा अपना। और अगर किसान का बेटा शिक्षित होगा तो वो किसानी को अच्छे तरीके से कर सकता है। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसमें मुझे याद आ गई। क्योंकि बहुत बड़े नेता रहे हैं और मेरा आदर्श भी मानता हूँ मैं, राजेश पायलट जी। उन्होंने ये कहा था, राजेश पायलट जी ने, कि जब तक किसानों के बच्चे वहां पर नहीं बैठेंगे जहां पर देश की नीतियां बनती हैं, जब तक हम ऐसे ही पिछड़े रहेंगे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहूंगा कि राजेश पायलट जो हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट जी हमारे नेता रहे हैं, वो किसी एक जाति धर्म के नहीं, पूरे देश के नेता और बहुत बड़े नेता थे। तो आप सब लोग भी इस बात पर थोड़ा सा ये फोकस करें कि हमें वहां पर बैठना जाके जहां से देश की नीतियां बनती हैं। और किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि राजनीति गंदी चीज नहीं है। राजनीति करनी चाहिए हमें, लेकिन अच्छे कामों के लिए करनी चाहिए। और राजनीति इसलिए हमें करनी चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो वो लोग वहां पर काबिज हो जाएंगे जो उसके लायक नहीं है, जो उसके योग्य नहीं है, लायक नहीं है, जो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो मेरे साथी, जो युवा साथी और मेरे बुजुर्ग, मेरे जो भी साथी सुन रहे हैं आज O2 चैनल के माध्यम से, तो मैं यही आपसे विनती करूंगा कि आप भी राजनीति में सक्रिय हों, बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें। लेकिन राजनीति में होना इसलिए जरूरी है, नहीं तो आपकी जगह वो गंदे लोग बैठ जाएंगे, जिससे आपका स्वयं का नुकसान होगा। और स्वयं का नुकसान हमारे खुद परिवार का नुकसान होता है। और एक्टिव होने का मतलब नहीं है कि आप चुनाव लड़े, आप अपने अधिकारी को जाने और अधिकारों को जान के किसी अधिकारी से अपनी बात रखें, किसी नेता से अपनी बात रखें। यही इतना भी करें कम से कम। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि मेरे अधिकार क्या है। यस। आप किसी एक मतलब आप शिक्षित हो गए तो आपके लिए कोई अधिकारी नहीं है। क्योंकि जब आप टैक्स देते हैं, जब उन्हें सैलरी मिलती है, बिल्कुल। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो उन्हें सैलरी कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। और जिसको सैलरी मिल रही है वो आपकी सेवा के लिए है, ना कि वो आपका मालिक है, ना कि बिल्कुल वो एक मतलब मैं किसी के लिए वो नहीं कहता, लेकिन अगर एक सिपाही किसी के सामने चला जाए जिसको ज्ञान नहीं है तो उससे डर जाता है। आप सम्मान करिए, ठीक है, पुलिस प्रशासन है, आपको बतेरे डीएम साहब है, EDM है, PCSI है, सबसे बात करो कि भाई हमारे ये अधिकार है, आप हमारे कैसे हनन कर। मैंने तो ये भी देखा है कि वो लोग समस्या का समाधान करते भी हैं। मतलब हर किसी का तो एक आध का नहीं कह सकता, लेकिन वो लोग क्या है, एक्टिवली अपनी जिम्मेदारी, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वहां पे आए हैं तो समस्या का समाधान भी करते हैं जितना वो कर सकते हैं। भाई अगर आप अपनी बात को सही तरीके से रखेंगे जी और उसको बताएंगे कि भाई ये चीजें मेरे साथ गलत हो रही है और इसका तरीका ये है, तो समाधान आपका होगा। बिल्कुल। उसे कोई नहीं रोक सकता। आप गलत चीज की पैरवी मत कीजिए, बिल्कुल। मत गलत काम की किसी की पैरवी कीजिए, आप सही काम के लीजिए। अगर आप सही हैं तो आप उसको मनवा सकते हैं। बिल्कुल। और प्यार से नहीं मनाएंगे तो आपके पास जो अधिकार है महात्मा गांधी ने दिया है। जब देश में संविधान लिखा गया था तो उसमें एक कॉलम लिखा गया था आंदोलन, उसे कोई आप छीन नहीं सकता। जी। और किसी ने कहा है कि भाई जब तक आंदोलन होते रहेंगे तो यहाँ पर किसान जिंदा रहे। जी। आप जानते ही हैं सारी चीजों को। तो हमारा तो उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि अच्छी चीजों को हम किसी बड़े नेता ने ये भी बोला था कि अगर सड़कें शांत हो जाएंगी तो संसद में आवारा हो जाएगी। ये सही कही आपने। बड़े नेता ने कहा था अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी संसद आवारा हो जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि भाई सड़कें में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जी। सड़क पर अगर एक्टिविटी होगी तो सदन तक जाएगी, और सदन तक जाएगी तो कानून बनेगा। बिल्कुल। अब उसी बात पर आ जाते हैं, देश पे सारी चीजें बात हो गई, MSP से लेके 13 महीने कानून। अब हमारा आप बैठे हैं जिला गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 3 अधिकारी अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना है, अब चौथी एयरपोर्ट बन गई है, DMIC। ये एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ इतनी अथॉरिटीज है। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे, यहाँ के किसान को आज तक इस शहर को, अब मैं
अगर ग्रेटर नोएडा की बात करूँ तो 89 में अखबार है, बिल्कुल बिल्कुल 89 में 90 मेरा एक्चुअल गाँव में इसी यहीं पड़ता है। और शुरू में जमीन हमारी गई 89 में हमारे गांव की जमीन गई और यूपीएसआईडीसी ने ली और 1991 में जी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की स्थापना हो गई। तो उस समय की जो जमीन थी यूपीएसआईडीसी ने उसका सारा अधिकार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दे दिए कि भाई जो भी जमीन है नो प्रॉफिट नो लॉस पर ट्रांसफर कर दी गई। जी कि भाई ये जमीन किसानों की, एचर गांव की, कासनारी 3-4 गांव उस समय लिए थे। इसलिए मैं शुरुआत शुरू से कर रहा हूँ जिससे मेरे दर्शक जो आपके दर्शक हैं सब समझ सके मुझे भी इन चीजों की इतनी जानकारी हाँ नहीं थी। कि भाई ये चीज शुरुआत इस शहर की हुई कहाँ से जी कि भाई 1989 में यूपीएसआईडीसी ली और 91 में ट्रांसफर कर दी गई। उसमें ये कह दिया गया भाई जितने भी इन अधिकार हैं किसानों के, क्योंकि 3-4 गांव शुरू में इन्होंने लिए थे, जी जी तो ये आप सब इनको दोगे। लेकिन मैं आज तक बताऊं नमित भाई 1989 से 89, 90, 91 में आज हम बैठे हैं तुम्हारे 2024 में जी 90 से ही लगा रहे हम, 34-35 साल हो गए, 34-35 आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। उस समय से अब तक का, उस समय से अब तक के जो 10% प्लॉट मिलते हैं, अब तक 1 मीटर प्लॉट, क्योंकि जमीन ट्रांसफर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को हो गई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आज तक 1 मीटर प्लॉट किसानों को नहीं दिया, एचआर किसानों को आज तक भी। मतलब मैं इसलिए शुरुआत बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसलिए आप दर्शकों को बता दूं कि जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोगों को मिल गए हैं और एचआर को तो नहीं मिला ही नहीं, आज तक 1 मीटर नहीं दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपनी कलम से 1 मीटर प्लॉट नहीं दिया। और उसके बाद हम लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। 3 पीढ़ियां चली गई हैं, 3 पीढ़ियां इसमें खत्म हो गई। 35 साल में बहुत सारे नुकसान लोगों को हो गए। 3 पीढ़ियां हो जाती हैं। ऐसे लोग नहीं जिन पर रहने के लिए छत नहीं, क्योंकि आपके चैनल आबादी चली गई, बच्चे ज्यादा हैं। भाई जब उस समय मैं अपनी बताऊं, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, आज मैं तीसरी पीढ़ी में बैठा, मैं हूँ, मेरे भाई, ऐसे हमारा पूरा परिवार है, मोहल्ला है गाँव में, ऐसे ही उनके बच्चे हो गए। मतलब कितनी होगी, और जमीन होगी लिमिटेड, जमीन तो चली गई। अब तो ये है कि भाई किसी ने थोड़ी बहुत बचा ली, इसके 2 रुपए किराया काटने। गाँव में ऐसे लोग भी हैं जिन पास छत भी नहीं है, छत नहीं। तो इस शहर की बता रहा हूँ, क्योंकि जिस शहर को नहीं सोचते हैं कि बड़ा सुंदर शहर बन गया, लेकिन बात ये आती है सुंदर बन गया, हम इसकी कतई भी वो नहीं कर रहे, सुंदर बनना चाहिए और विकसित हो, विकसित हो, अच्छी सुविधाएं मिले। लेकिन जो मूल व्यक्ति है किसान, जिसकी जमीन पे शहर बसा, उसे क्या मिला? उसे क्या मिला नहीं बताओ आप, उसे कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ अधिकारी रोज बदलते हैं, फाइलें वही रहती हैं, कुर्सी पर आदमी बदलता है, कुर्सी वही रहती है और पेंडिंग में चली गई। लगातार गौतम बुद्ध नगर का नाम आंदोलन के लिए आता है, यहाँ बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, सभी कई सारी यूनियन है, और अच्छी बात होना चाहिए, अपनी चीज भी लड़ना चाहिए, लेकिन समाधान किस चीज का नहीं है। यहाँ पर रोजाना अब तो देख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री कई बार आ चुके हैं, और इस समय आज हमारा आप बैठे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आज दोनों हैं, आज आए हुए हैं। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि इनके आने से हमें लाभ क्या हो रहा है? भाई बड़े आप मालिक हैं, एक देश का मालिक है, एक प्रदेश का मालिक है, लेकिन ये देश के, आज सब दर्शक सुन रहे हैं तो ये देखे ना कि देश का प्रदेश का मालिक है, किसान के बारे में कुछ करे। बिल्कुल भाई आज जैसे आए थे, आज ये जो अधिकारी हैं हमारे डीएम साहब थे, कमिश्नर मैडम है, ये एक प्रतिनिधि मंडल हमारा होकर मिलता है इनसे, हम अपनी समस्या को रखते। भाई हो सकता है जो अधिकारी हैं बीच के वो ना पहुंचा रहे हो बात को, यही हो रहा है। मैं तो जो मानता हूँ कि जो उतने बड़े पद पे बैठे हैं, एक किसानों की मीटिंग भी योगी जी से हुई थी, पर मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनके संज्ञान में कोई चीज आए तो वो आना जरूरी है। कई बार हो सकता है अधिकारी उसे पहुंचाते हैं, मैं इसी बात कहना, और अधिकारी एक बात है भाई अधिकारियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सुननी चाहिए। अगर वो सोचते हैं भाई जनप्रतिनिधि ये कहने लगे वो हम मेरी नहीं सुन रहे मुख्यमंत्री, तो हमारे डायरेक्ट मीटिंग कराएं, बिल्कुल, या उन तक हमारी बात पहुंचवाएं कि भाई जो 35-35 साल से लोग यहाँ गरीबी भुखमरी मर रहे हैं, उनका क्या गुनाह किया है? बिल्कुल, उन्होंने आपकी अपनी जमीन कौड़ियों में देके, भाई हमारी उस समय इन्होंने 39,000 रुपए बीघे जमीन ली, वो 3 बार में पैसे दिया, 39,000 रुपए बीघे। आज उस जमीन को इन्होंने 39 करोड़ रुपए बीघे बेचा, कई सौ करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। अथॉरिटी तो यहाँ कुछ लेके ही नहीं आई थी, खाली हाथ आई थी। भाई अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी प्रॉपर्टी डीलर है, सीधी बात है। लेकिन डीलर को प्रोत्साहन दे रही है सरकार, भाई सरकार का ही तांग है। लेकिन हम इसका विरोध नहीं कर रहे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसान का जो अधिकार है वो तो मिले। बिल्कुल भाई, जो मेरी मांग है, और मैं लगातार इसको करता हूँ और करता रहूंगा जब तक ये पूरी नहीं हुई। और रोड पर लड़े जाएंगे, रोड पर लड़ेंगे, सदन की कोई बात आएगी, सदन में लड़ेंगे जाके आने वाले समय में, इसमें कोई वो नहीं है। तो भाई यहाँ के जब लोग युवा को रोजगार मिलना चाहिए। जब हमारी जमीन चली गई तो यहाँ पर जो भी कंपनी लगे जी, उस कंपनी में 50% यहाँ के लोकल लगे।
बिल्कुल, मतलब स्थानीय। ये लोकल मुद्दा भी शब्द, काफी समय से चल रहा है। लोकल का शब्द को मैं विरोध करता हूँ। लोकल का मतलब कुछ लोग ऐसे भी ले जाते हैं। मेरा मतलब स्थानीय, स्थानीय जिनकी जमीन है। अगर एक कंपनी में 500 वर्कर काम कर रहे हैं तो 250 बच्चे हमारे हों। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रहा सब जो जीएम और डीजीएम बने, पर मेरी योग्यता अगर किसी बच्चे की 10वीं पास है तो 10वीं के हिसाब से दो। 10वीं के, और कोई किसी ने IIT कर रखी है, किसी ने कोई तुम्हारी जो है MBA कर रखी है। अब तो बहुत बच्चे हैं जो तो, मैं कह रहा हूँ हाँ, लोकल के कह लो स्थानीय बच्चे जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो गई या नॉलेज पार्क है, ये चीजें दो शिक्षा के लिए तो अच्छी हुई है कि नॉलेज पार्क बन गया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बन गई। ये लोकल के बच्चे जो हैं वो जाके पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, बढ़िया बात है भाई, जिसका नाम है नॉलेज पार्क है। जी जी जी। तो वहाँ शिक्षा का नाम है बना पे। नॉलेज पार्क का मतलब ये हो गया कि शिक्षित। अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे MBBS डॉक्टर भी हैं, जज भी हैं, पायलट भी हैं। और आपके कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, क्रिकेट में भी है। मुझे तो लग रहा है कि पायलट तो 500 होने वाले हैं। हाँ, आपने तो इस पर काम किया है शिक्षा पर। और 500 होने वाले हैं पायलट, डॉक्टर बहुत सारे हो गए हैं, जज हो गए हैं बहुत सारे, सीनियर लेवल तक जज हैं, IAS हैं। बिल्कुल। अब तो कमी कहाँ रह गई है? तो हम तो कमी किस चीज की रह रही है? कमी तो ये है कि जो यहाँ पर जो अधिकारी आते हैं उनकी मानसिकता ये हो गई है कि यहाँ के लोगों को आप लूटो। जमीनें हमारी लूट गई, यहाँ के लोगों को आप लूटो, इनसे पैसा कमाओ, आप जांच करा लें। मैं चैनल के माध्यम से खुले मंच पे कह रहा हूँ, आप जांच करा लें। एक चपड़ासी के पास अथॉरिटी में इतना पैसा है जो गांव के बहुत बड़े जमींदार के पास नहीं है। बिल्कुल। जो पानी पिलाने वाला चपड़ासी है, कहाँ से आया वो पैसा? वो कोई किसानों से, प्रदेश के और कौन से लाया नहीं है, ना वो किसी के बाप का है, वो हमारा और आपका पैसा है क्योंकि हम स्थानीय हैं। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, आप जो करप्शन कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के किसान के साथ तो हनन ना हो। बिल्कुल। पहले तो करप्शन करने वालों को कार्रवाई हो, इनकी जहासु संपत्ति होगी, इनकी जितनी संपत्ति इन्होंने इकट्ठी की है, जब यहाँ आए थे वो देखी जाए कितनी है और आज क्यों है। एक सिपाही यहाँ आके जो है साल भर में कम से कम तुम्हें बताऊं 3 करोड़ का आदमी हो जाता है गौतम बुद्ध नगर में, और वो 20-25 लाख रुपए रिश्वत देता था। जब आके यहाँ लगता और वो 1 साल के अंदर जो 3 करोड़ रुपए का आदमी हो जाता। कितने पुलिस वाले की मैं तुम्हें दिखा दूंगा लिस्ट की, जिन्होंने यहाँ 300-300 मीटर 500 मीटर के मकान ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनकी घर की स्थिति जब वो आए थे, जब देखे क्या है, एक अथॉरिटी में चपड़ासी है, वो कई 100 करोड़ का आदमी है, अभी पकड़े गए, करप्शन खुल रहे। अभी कुछ ऐसा भी सरकार ने कानून लाया था कि सभी सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, और उसमें 2.5 लाख लोगों की कोई एक न्यूज आई थी कि सैलरी भी रोक दी गई पिछले महीने। वो ठीक कह रहे हैं। अब मैं तो सरकार से एक बहुत बड़ा, आपने अच्छा सवाल किया है, इसका सुझाव ये दूंगा कि आप पूरे उत्तर प्रदेश की जांच न करा के खाली गौतम बुद्ध नगर करा लो, उसमें ही आपको पता लग जाए कितना बड़ा करप्शन हुआ है। हाँ, ये बड़े जिले हैं, ये बड़े जिले हैं, ये 100 विंडो कहे जाते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। आप पूरे उत्तर प्रदेश की मत कराओ, पूरे देश की मत कराओ, आप इन 2 जिलों करा लो। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ 70% लोग इसमें जो है इसके घेरे में पाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके घेरे में पाए जाएंगे। मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करता, लेकिन जो भी अधिकारी आता है वो कहीं ना कहीं करप्शन देश में नहीं होना चाहिए। करप्शन भ्रष्टाचार तो होना नहीं चाहिए। एक हर अधिकारी की मानसिकता है हमारी जाति के प्रति, जिस जाति में मैंने जन्म लिया है, वो एक नेगेटिव होती है कि भाई ये तो इस तरह। अरे आप ये देखिए आज हमारे कितने बच्चे कहाँ पहुंच गए हैं, आप अपने देखिए। अब आप ये ना भाई किसने बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया शिक्षा का आपने, और हम इसमें हम तो जो हमारा उद्देश्य है, जैसे आप किसान नेता हैं, किसान का बच्चा पढ़ जाएगा तो किसान की शिक्षा की टेंशन तो हम खत्म कर देंगे। इसकी जिम्मेदारी हमने ली है कि देश के सभी किसान आपके संगठन के थ्रू, गांव-गांव में आपका संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा के आप सदस्य हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जो भी किसान संगठन के थ्रू इस शिक्षा के आंदोलन को, ये शिक्षा का एक आंदोलन ही है, जैसे वोट डालने का अधिकार है, हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चे के पास शिक्षा होनी चाहिए। जैसे हर 18 साल के बच्चे के पास वोट डालने का अधिकार है। वो मोबाइल आजकल टेक्नोलॉजी का माध्यम बन चुका है, बहुत अच्छा, मतलब कि इंटरनेट की स्पीड है, सारी चीजें गांव में भी अवेलेबल है, तो गांव के बच्चे को वही शिक्षा मिले जो शहर के बच्चे को मिल रही है। कतई आपने बहुत अच्छी बात कही है कि शिक्षा भी एक आंदोलन है। जी जी। और ये एक ऐसा आंदोलन है जिस आंदोलन से हम 3 नस्लों को बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे घर में मैं पढ़ लूँ, मेरे बच्चा पढ़ ले, मेरी वाइफ पढ़ ले, तो आने वाली 3 पीढ़ियों को बदल देंगे। और जिस तरह आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें इस पे काम तो हम लगातार जहाँ मौका मिलता करते हैं, क्योंकि हमारे साथी थे, बड़े भाई भी थे और मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, स्वर्गीय जतन प्रधान, उनके नाम से शिक्षा समिति चलाते हैं। हर साल एक प्रोग्राम उनके नाम पर बड़ा प्रोग्राम करते हैं, और उसमें हम जो किसी नेता को उनको ज्यादा बुला लेते हैं, वैसे ज्यादा देव नहीं बुलाते, लेकिन अधिकारी IAS PCS इसमें रहते हैं। और उसमें जो भी बच्चे
टॉप आ जाते हैं भाई 10th में 12th में या जी, जिन्होंने गोल्ड अच्छे मेडल नंबर जीता है, लेकर के। तो उनको सबको सम्मानित हम साल भर में एक प्रोग्राम उनकी जयंती अभी पे जुलाई करते में हैं। हुआ था। अभी जुलाई में 27 जुलाई किया था, जी जी। तो उनकी जयंती पे एक हम करते हैं। और आप O2+ की जो आपकी ये है बहुत अच्छी पहल है। तो जैसे हमारा ये होता है कि भाई कि हम जो है ग्राम अध्यक्ष बनाते हैं, जी जी। तो में हम जैसे चीज़ों को बदलेंगे, क्योंकि शिक्षा को साथ लेके चलने से हमें फायदा है। मतलब आप किसानों की समस्याओं के लिए लड़ते हैं, शिक्षा भी किसान की एक समस्या है। हाँ, क्योंकि भाई बस शिक्षित हो जाएंगे हम, हाँ, तो हमें ये तो पता होगा हमारा अधिकार क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह ग्राम अध्यक्ष होते हैं उस तरह एक ग्राम का एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए जी कि जी भाई आपका जो चैनल है इसके माध्यम से कि भाई ये लिंक है, जी जी। ये इसका OTP है, आप इससे खोल के फोन में बिल्कुल अपनी जो भी शिक्षा की चीजें हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, जिससे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होता चला जाएगा। और उसके साथ मार्गदर्शन भी उनको मिलेगा कि मार्गदर्शन भैया आपको मिलेगा। वकील बनना है, जज बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। क्योंकि गांव का बच्चा ही मोस्टली IAS है। गांव के बच्चे मोस्टली IAS है। पूर्वांचल के हमारे बहुत सारे लोग जो गांव से पढ़ के आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और आज वो बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं। और आपके पास तो अच्छी शिक्षकों की टीम है। बिल्कुल बिल्कुल। बस पूरी आपके पास एक सेटअप है शिक्षकों का, उससे एक बहुत बड़ा मैं चैनल के माध्यम से सभी साथियों को बता दूं कि O2+ के जो इनके नमित भाई के पास टीम है, एक बहुत अच्छी टीम है। और ये टीम पूरा काम करती है, और बहुत ही इन्होंने तो ये समझो एक सेवा के लिए ही खोल रखा है, इसको खोला है कि जिससे बच्चों के प्लेटफॉर्म जी। है। और इससे ये चीजें तैयार हो जाएंगी कि हम घर बैठ के एक मतलब हम मध्यम परिवार के ही लोग हैं सब, 6 क्लास से 12th क्लास के जो बच्चे हैं, हाँ, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, 6 से 12 तक के, वो आराम से घर बैठ के पढ़ सकते हैं और सिर्फ 100 रुपए फीस पे। ऐसे ही बिल्कुल। बच्चा जिस दिन 6 क्लास का हो या 12th का हो, अब वो आगे भी कोचिंग करेगा तो उसको वो भी कोचिंग मिलती चली जाएगी, वो मिलती चली जाएगी, गाइडेंस भी मिलता चला जाएगा पूरा। तो आप वहीं पढ़ सकते हैं। तो ये तो आप प्लेटफॉर्म, इसके लिए तो बार बार धन्यवाद है आपको। क्यों भाई, हमें तो करना ही क्या है, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीजों पे हमें फोकस करना। जब हमें तीनों चीज मिल जाएंगी, अब अमेरिका चले जाएं आप, जी जी बिल्कुल, वहां पर तो सभी विकसित का मायना ही है। आप विकसित, हम विकासशील देश हैं जी जी। और अभी हम ना तो हम किसान को विकसित कर पा रहे हैं, ना शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हो पा रहे हैं, ना हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकसित हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारी कमियां हैं। एक सरकार ने अभी एक नई स्कीम लागू की है, FPO के माध्यम से कहीं ना कहीं मेरे जो संज्ञान में आया है, मेरे मिलने वाले भैया हैं वो FPO चलाते हैं। तो सरकार बिचौलियों को खत्म करना चाहती है, जो उन्होंने मुझे बताया कि सरकार की अब एक नीयत है। तो कानून तो जो बंद हो गए, अब सरकार नए तरीके से क्या कर रही है कि FPO बना रही है। FPO के लिए सब्सिडी है। FPO से बोल रही है कि आप 100 किसान, 50 किसान, 1000 किसान को एक साथ एजुकेट करिए और आप उनकी फसल खरीदिए। बिचौलियों को वो ना फसल बेचे, आपको फसल बेचे। खेती करने के तरीके उनको समझाइए। आपको ट्रैक्टर चाहिए तो हम सब्सिडी पे देंगे 1000 किसानों के लिए। आपको कोई मशीन चाहिए, हम सब्सिडी पे देंगे। तो किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए एक नया रास्ता का ये मेरे संज्ञान में आया था कि FPO बन रहे हैं, और FPO किसान को एजुकेट करके एक ग्रुप बना के उनको कृषि में हेल्प कर रहे हैं, और उनकी फसल खरीद के चाहे वो बाहर भेजें, एक्सपोर्ट करें, या वो मिडिल मैन को दें, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मिडिल मैन से छुटकारा दिलाने के लिए ये सरकार ने एक नया रास्ता निकाला है। भाई ठीक कह रहे हो आप, FPO और ये जो है कमेटियां ये बनती रही हैं। जी जी जी। और ठीक है, सरकार भी पहल कर रही है। लेकिन मैंने एक बात शुरू में ही कही थी और मैं फिर कह रहा हूँ जी, आप, मेरे मोबाइल है ये मेरे पास, जी, इसका एक फिक्स प्राइस तय कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई मेरा ये चीज इतने रुपए की बिकेगी। मैं पार्ले जी बिस्कुट पर रेट लिखा हुआ 5 रुपए, जी, वो 4.5 में नहीं देख सकता। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को मैं सुझाव दे रहा हूँ इस बारे में, जी जी। खुल्लम खुल्ला आपके चैनल पे, कि सरकार को FPO की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब हमारा मूल्य निर्धारित कर देंगे तो घाटा नुकसान तो हमारा अपना है। अपना है भाई मेरा अगर 5 किलो गेहूं खराब होगा, मेरा खुद का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक मूल्य तय होने से मेरी 5 कुंटल का रेट भी तय हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसे कोई बिचौलिया खरीद नहीं सकता। फिर भाई जिस तरह आप इसको जो है एक बहुत बड़ा क्लोज था भंडारण, कि भाई इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करने पे सरकार रेट डालती है कि भाई तुमने इसका भंडारण किया है जिससे चीजें महंगी हो गई। अगर इस तरह की चीजें अगर वहां बन जाती, भाई इकट्ठा कौन कर सकता है? पैसा वाला, बिजनेसमैन कर सकता है। और जब किसान के पास तो अपने घर में फसल को 1 घंटे रखता, उसे उठाने के बाद तुरंत बाजार लेकर चलता था जिससे 2 रुपए मिल सके, किसान भंडारण कहाँ कर लेगा? तो इसको बचने के लिए तो हम ये कह रहे हैं कि MSP लागू करो आप। भाई मेरा मूल्य निर्धारित हो जाएगा, फिर ना FPO की जरूरत पड़ेगी ना PFO की जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसान को सीधी सीधी इसमें राहत मिलेगी। और रही
इसकी स्वास्थ्य की बात तो आप मोदी जी ने कई सारी योजना चलाई हैं, इसमें कई कार्ड वार्ड हैं इस तरह के जो हैं, लेकिन उस पर जाते हैं हम, जैसे इन्होंने आयुष्मान कार्ड चलाया। आयुष्मान भाई आपके चैनल का आज बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म हमें दिया है, ऐसी प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है कि बताएं लोगों को चीज़ों के बारे में। यहाँ पर कोई 20 अस्पताल है, एक में भी कार्ड नहीं चलता, ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करो। भाई आपने जब ये कह दिया कि पीएम का जो हमारी ये कार्ड, कौन जो कार्ड है इनका स्वास्थ्य वाला, ये हर जगह चलेगा, तो ये क्यों नहीं कर रहे? कई जगह सुनने में आया है सर। हाँ, कहीं पर लागू नहीं हो रहा। जिम्स हॉस्पिटल है यहाँ पर, उसमें डॉक्टर नहीं मिलते। भाई सरकारी चीज आपने दी है तो उसका लाभ भी तो मिलना चाहिए। यहाँ प्राइवेट दुनिया भर के अस्पताल है, जो दुनिया भर का इन्होंने यहाँ लूट मचा के रख रखी है, वहां पर कोई सरकारी योजना कार्ड नहीं चलता, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। भाई यहाँ जो सीएमओ बैठा है उससे मुख्यमंत्री बात करे, डीएम बात करे कि भाई ये योजना लागू क्यों नहीं हो रही, नहीं तो उनका लाइसेंस कैंसिल करो, सील करो उनको। बिल्कुल बिल्कुल। भाई किसान जो इस क्षेत्र में रह रहा है, किसान जो उसकी जमीन चलेगी, उसके पास कुछ बचा नहीं है, तो कहाँ से पैसा लाएगा? आदमी को इस जिले में बुखार हो जाए तो 1 लाख रुपए चाहिए। एक प्राइवेट अस्पताल बैठे हैं, सच है नहीं है बताओ? दिन का 1 लाख, 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो खेत बिकेगा, खेत बिक गया, घर बिकेगा, घर बिकेगा, रोड पर आने बच्चे। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये निवेदन है कि इन अस्पतालों पर अगर सरकारी योजनाओं का लाभ सरकार नहीं दे रही तो इन पर कार्रवाई करे, सीएमओ करे, डीएम करे, मुख्यमंत्री करे, जो बैठे हुए लोग मुख्य सचिव करे कि भाई इसमें पता लगे क्या मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। तो मैं इसमें हम ये भी जो आपने स्वास्थ्य का उठाया मुद्दा, इसमें हम ये भी किसी तरह से प्रयास करेंगे आगे चल के कि जो बच्चे हमसे कनेक्ट है, जो परिवार है, हम पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं। अभी हमने एक कार्यक्रम चलाया है जो मैं आपके माध्यम से बता दूं। आपका गांव एचर है, मेरा गांव अस्तौली है, तो गांव का एक व्यक्ति अपने गांव को शैक्षिक रूप से गोद ले। हाँ। और उस गांव में हम उस आदमी, क्योंकि हमें बहुत सारे गाँव में पहुंचना है, अगर हम एक एक घर जाएंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत के जितने 70% ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हर घर में पासवर्ड पहुंच जाए और वो बच्चा वहां से पढ़ना शुरू कर दे। टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो अपने मोबाइल पे वहां से पढ़े, चाहे वो ठेली वाले का बच्चा हो, चाहे वैसे बच्चा हो। तो वो जो है कि वो जो गांव को हमने शैक्षिक रूप से एक गोद ले लिया, एक तो उस आदमी का सम्मान उस गांव में बढ़ जाएगा कि भाई आप एक गांव में शिक्षा लेके आए। तो इस पे हम जल्दी एक गौतम बुद्ध नगर का सोच रहे हैं, कोई एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम भी करें जो गांव के प्रतिनिधियों को बुला के और इस तरह का कार्यक्रम करें हम यहाँ पे हरी चौक पे। तो ये एक कैसा रहेगा इस चीज से कि हम गांवों में एजुकेशन फैलाने। ये तो आप जैसे जिस तरह देश में मोबाइल क्रांति आई, जी जी, आज की डेट में बिगैर मोबाइल के कुछ नहीं है। जी जी जी, मैं तो ये सोचता हूँ अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत। लेकिन हमारे युवा दुरुपयोग में ले रहे हैं या बच्चे ले रहे हैं तो वो गलत है, वो गलत है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कोड है, जी जी, अगर एक कोड हर घर में पहुंच जाएगा उससे पूरा परिवार पढ़ सकता है, पूरा परिवार। उसमें अगर मेरे 2 बच्चे हैं, 4 सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। और जो व्यक्ति इसको पहुंचाने का काम करेगा, मैं तो उसे समझ रहा हूँ भगवान का दूत है एक तरीके से, क्योंकि शिक्षा को सब इसका देने का मौका सबको नहीं मिलता। जी जी, ऐसे कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि सही बात है, सोचते हैं करते हैं, करें लेकिन नहीं कर पाते। ये ऐसी चीज है, इसका मौका हर जीवन में नहीं मिलता। जी जी, अगर कोई व्यक्ति इसकी पहल करेगा तो मैं उसको स्वागत करता हूँ, और आपकी सोच का ही स्वागत करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी बात बताई है कि भाई जिस तरह हम कोई यूट्यूब खोलते हैं या वो खोलते हैं, एक कोड आता है। अब मेरा कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपने बताया आप कोड पर कि ये चीज चाहिए मुझे, वो मिल गई वहाँ, बिल्कुल, तो बहुत लाभ हो गया ना कि आप दिल्ली वहाँ कौन जगह थी वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारे बच्चे घर ही पढ़ रहे हैं, घर ही पढ़ रहे हैं। कोरोना में मैं एक चीज मानता हूँ बहुत क्षति हुई है, जी, बहुत सारी क्षति हुई है, लेकिन कोरोना में जो ऑनलाइन क्लास आई है इसका भी लाभ कहीं ना कहीं एक नई क्रांति के रूप में हुआ है। ऑनलाइन क्या लाता है? समानता लाता है। हाँ, समानता, डेमोक्रेसी समानता ही चीज है बस, लेकिन समानता कहीं ना कहीं बन नहीं पाती। अमीर गरीब का डिफरेंस, बहुत सारे जाति का डिफरेंस। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो व्हाट्सएप आप चलाते हैं तो मोदी जी का व्हाट्सएप भी वैसे ही चलता है जैसा आपका चलता है, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। अब जैसे क्या होता है, एक टीचर, गौतम बुद्ध नगर के सबसे अच्छे टीचर हमने अभी जोड़ रखे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम देश के सभी अच्छे टीचरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, एक अच्छी शिक्षा, और अच्छे टीचर सब बच्चों को शिक्षा दें। तो इसके लिए हम हर जिले में ऑफिस बना रहे हैं अपना। अभी हमारा गौतम बुद्ध नगर में ये ऑफिस है, बुलंदशहर में जल्दी हमारा ओपन होने वाला है। तो बुलंदशहर के टीचर वहां ऑफिस पे पढ़ाएंगे, तो बच्चों को इतना ज्यादा कंटेंट मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा कि बच्चों को अच्छे से अच्छे टीचर मिलेंगे। और एक जिले को संभालने के लिए उस जिले में एक ऑफिस होना भी चाहिए, ऐसा ही। तो अब भारत में हम नॉर्थ इंडिया से शुरू कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर में 1200 गाँव है, बुलंदशहर में 1900 गाँव है, और गाजियाबाद में गाँव है।
तो हम सोच रहे हैं पहले इन हापुड़ ये 3-4 जिलों आपने को जो पहले कवर नजदीक है, कर जो ये 3-4 जिलों पे काम हो जाएगा। जी जी भाई सच्चाई ये होनी भी चाहिए, कोई भी शुरुआत छोटे स्तर से होती है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। छोटे स्तर से होके ही वो बड़ी होती है। बड़ी होती है। और जब हम पहले, किसी ने कहा कि अपने देश को सुधारने से पहले या प्रदेश सुधारने से पहले अपने घर घर को सुधारना पड़ता है। और मैं इस बात को पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर मेरा घर सुधर जाएगा या मैं सुधर जाऊंगा जी तो मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला, मेरा गांव अपना सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। पहले हमने गौतम बुद्ध नगर से, जी जी फिर अपने बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, जी जी मेरठ, ये सब नजदीक के हैं। जी। फिर दिल्ली हमारे नजदीक है। जी जी। हम दिल्ली से 20 किलोमीटर तो दूर दिल्ली रहते हैं। हमारे पास है। हाँ, पूरा दिल्ली, पूरा देश देखता है। तो इन चीजों को हम जब जोड़ देंगे, एक कोड सबके पास पहुंच जाएगा, हर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिलता चला जाएगा, तो शिक्षा बहुत अच्छा काम हो सकता है। और शिक्षा पर काम होना ये जरूरी है, क्योंकि जब तक शिक्षित हम नहीं होंगे बिल्कुल तो हम उन चीजों को नहीं पा पाएंगे जो हमारे अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो इस पहल का धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों से कहूंगा कि आपके यूट्यूब प्लस चैनल से जुड़े हैं सब लोग। इसमें मैं आपको एक और बता दूं, एक एग्जाम आजकल होने लगा CUET। CUET का मतलब है आपको जितने भी केंद्र की यूनिवर्सिटी हैं, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी केंद्र की होती है, क्योंकि उनका फंड अच्छा होता है, प्रोफेसर अच्छे होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी केंद्र की है, इस तरह से पूरे केंद्र की यूनिवर्सिटीज हैं। तो CUET एक एग्जाम सरकार ने बना दिया है, कॉमन एग्जाम, कि इस एग्जाम को दो तो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में और इधर सब जगह एडमिशन मिलेगा। अब उस एग्जाम की कोचिंग की फीस मैं आपको मार्केट में बता दूं 1,20,000 है। 1,20,000 अच्छे से अच्छा परिवार नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल की फीस ही 5-6,000 7,000 है महीने की। तो मेरा उसमें ये, अब वो CUET की फीस हम आपको बताएं 100 रुपये महीना हमारी फीस होगी। बहुत अच्छी बात है। 100 रुपये से ज्यादा हमारी फीस नहीं होगी। और ये 100 रुपये भी इसलिए हैं कि हमारे टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, सारी चीजें हैं, ऑफिस है, स्टाफ है। और उसके बावजूद भी कोई जरूरतमंद है जो 100 रुपये भी नहीं दे सकता, हम उससे 100 रुपये भी नहीं लेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिसके लिए हम आप जैसे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं दिल्ली में, चाहे सांसद हो, विधायक हो, लखनऊ में, सबसे हम मिलेंगे, सबसे बात करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी पहल है। इस तरह से हम इस पहल को हम इस तरह देख सकते हैं कि आपने 100 रुपए की बात करी, वो 100 रुपया नहीं है जी जी, वो एक जोड़ने की चैन है। जोड़ने की चैन। भाई अब मैं कहीं बैठ के कह लगूं मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, जी जी जी, तो लेने वाला ये सोचेगा कि फ्री क्यों दे रहा है, बेकार है, टीचर अच्छे नहीं होंगे या इसकी कोई इसमें कोई इसका कोई अपना पर्सनल लाभ है कोई बहुत ज्यादा। जब आप अब जिस तरह संगठन बना रखा है, हमने संगठन चला दें पूरे देश में, तो हम किसी को जोड़ते हैं तो हम जो भी हमारी रसीद होती है 20 रुपए की, 30 रुपए की, वो हम जरूर काटते हैं, जिससे जब 30 रुपए 50 रुपए आदमी जेब से देता है तो उसका जुड़ाव हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं मैं इसका सदस्य हूँ, उसे याद रहता है कि मैं इसमें जुड़ा। यही अगर मैं फ्री में काटने लगे हम तो फ्री में आदमी ये सोचेगा कि यार ये तो वैसे ही कोई फर्जी मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 100 रुपए आपके माध्यम से बता दो कि CUET को आपने बात करी है, जहाँ 1 लाख, अब वही तो बात आ रही है। अब इस पे ये घूम फिर के किसान, हम जो यहाँ के स्थानीय लोग, हम और शिक्षा और स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं हम यही जुड़े हुए हैं। हम ये मांग कर रहे थे इन लोगों से कि भाई जो है आप जहां पर भी इंडस्ट्री लगे जी, उसमें 50% लोग हो। अगर मेरी जमीन में यूनिवर्सिटी लग रही है जी जी, या कोई बड़ा स्कूल है, उसमें छोटा स्कूल है, तो उसमें मेरे बच्चे को लो ये 50% डिस्काउंट हो, फीस में हो, जो एडमिशन हो उसमें हो, और जो तुम्हारी मतलब जो भी उसकी वो है, क्योंकि हमने जमीन दी है। जी जी, और हम इसलिए तो आपसे मांग रहे हैं। और आपने तो बात बहुत ही अच्छी बात बता दी कि 100 रुपए में आप इन चीजों कर रहे हैं। IIT हो, नीट हो, कोई भी IPS PCS, ये सब भविष्य में, अभी IIT नीट तो अभी मिलने वाला है, और साल में और 1.5 साल में PCS IAS जज वगैरह सबका मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ी पहल हो जाएगी और इससे एक आने वाली जो नस्ल है वो तैयार हो जाएगी। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो किसी चीज को मैं कह रहा हूँ कि पहले हो सकता है 1000 लोग लेने में हमें 6 महीने लग जाए, 10,000 लेने में 1 साल लग जाए, लेकिन मानता हूँ अगले 5 लाख लेने में हमें 1 महीना लगेगा लोगों से जुड़ने में, क्योंकि जब आप 10 जुड़ते हैं, बिल्कुल 10 के बाद 100 करने में थोड़ी दिक्कत होती है। जी, लेकिन 100 से 1000 होने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब 100 आदमियों को लाभ पता लग जाएगा कि इससे लाभ हो रहा है, तो वो 1000 आदमी बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। और हम तो कोई चीज थोड़ी बेच रहे हैं, बिल्कुल हम कोई ऐसी सेल नहीं कर रहे जिससे हमें मार्केटिंग करनी है, हम तो एक भविष्य तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। इस देश का भविष्य ही तो तैयार कर रहे हैं। IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, PCS बनेंगे, तुम्हारा तो ये तो मतलब एक ऐसी चैन शुरू हो जाएगी और कहानियां वहां से बनेंगी, बनेंगी, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। और तो शिक्षा भी एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है, कोचिंग संस्थानों का। ये इस पर रोक लगनी चाहिए कि भाई ये लूट करते हैं। यहाँ स्कूल में अगर मेरे बच्चा अगर
किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, तो उसके बदले में अगर मैं 2 लाख रुपए दे देता हूँ जी जी, तो उसका एडमिशन हो रहा है, ये भी तो करप्शन है। ये करप्शन है कि भाई आप फिर ये कहाँ से क्यों दें हम तुम्हें 2 लाख रुपए, मतलब हम जो है शिक्षा खरीद रहे हैं फिर तो। बिल्कुल, और आप देखने को बैठे हैं, ऐसे हॉस्पिटलों में हो रहा है। फीस भी तो जैसे आपने बोला अस्पताल में 1 लाख रुपए चाहिए, हाँ। फीस इतनी महंगी हो गई है भाई अब बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल पढ़ रहे हैं जी जी तो उसकी प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो तो है ही है, एक बहुत बड़ा करप्शन है जी जी, कि आप ड्रेस भी वहां से खरीदेंगे, ड्रेस, किताब भी वहां से खरीदेंगे, बस भी ट्रांसपोर्ट भी उनकी मर्जी से लेंगे, तो ये तो स्कैम हो गया पूरा। भाई आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री को भी या जो यहाँ पर बीएसए वगैरह उनको सोचनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल क्या कर रहे हैं, ये एक यहाँ के किसानों के बच्चे को फंसाने का काम कर रहे हैं। भाई मेरा बच्चा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपके यहाँ, तो मैं ड्रेस कहीं से खरीद सकता हूँ, फ्रीडम होनी चाहिए मुझे, मैं कहीं से किताब खरीद सकता हूँ। ये कोई मतलब नहीं है कि भाई आप मेरे कैंपस से ही खरीदेंगे, ये तो फंसाया जाता है ना, और कहीं ना कहीं इसमें बंदरबाट होती है, बढ़ता है पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब जमीन भी हमारी गई और फंस भी हमें गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन चीजों पर हमें काम करना पड़ेगा। तो बस लास्ट में मैं आपसे यही, काफी बातें हमारी हुई हैं शिक्षा के बारे में, किसानों के मुद्दे बारे में, तो गौतम बुद्ध नगर के किसानों की बड़ी बड़ी समस्याएं क्या हैं और कैसे हम इस शिक्षा को पूरे गौतम बुद्ध नगर प्रदेश और देश में पहुंचा सकते हैं। आपने दोनों तीनों जो सवाल किए हैं ये बहुत बड़ी बात है। भाई पहले किसान की बात कर रहे, पहले उस पर याद है, यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे यहाँ की जमीन गई है, उसके बाद बदले में आप तक लोगों को प्लॉट नहीं मिले। जी जी, 10% का यहाँ पर होगा, अगर मेरी 1 बीघे जमीन जाती है तो मुझे 60 मीटर का प्लॉट मिलेगा 10% के एवरेज में। जी जी, जिसमें 10% 6% नहीं 6 तो 10 पूरा है, उसमें भी घुमाया गया है, जैसे 10 है तो उसमें 6 दे दिया। अब तो वो खत्म कर दिया गया है। नहीं आपको बता रहा हूँ, नए उसमें क्या करा इन्होंने, एक जैसे मेरा भाई है, आपको तो पूरा 10% दे दिया, मुझे 6 दिया, सेम जमीन है सेम नाम है, तो मुझे भी 10 मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी जैसे जिसमें हम ही है, मैंने बताया था अपने गाँव को जिक्र किया था एचर का, उसमें 10% मैं क्या 6 भी नहीं मिला आज तक, 6 भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, सरकार की बनाई पॉलिसी 1990 की, 6 भी नहीं मिला। दूसरा यहाँ पर जो किसानों की जमीनों के सर्किल रेट है, जब आप अपनी जमीन को बेच रहे हैं 50,000 रुपये मीटर के हिसाब से, और जो हमारा रेट है वो 4,000 का ही आज भी, तो वो भी तो होना चाहिए। जी जी, जहाँ पर आप अधिकृत करें जमीनों को, जो किसानों की जमीन जो घर बने हुए जो आज़ादी से पहले घर हैं उन पर आप प्राधिकरण नाम चढ़वा दें, ये किसानों का मुद्दा है। सर्किल रेट का मुद्दा है, लीज बैग जो हमारे घर की आबादियां हैं उन पर प्राधिकरण नाम चढ़ गया, वो हमारे छोड़ी जाए। तो जिस जिले में हम रह रहे हैं पहले इसकी बात कर लें, देश में तो हमारा चलता है ये पूरा, वहाँ के हर जिले के प्रदेश के अलग समस्याएं भी उस तरह की बन जाती हैं, हर जिला हर प्रदेश की अलग अलग समस्या है, हर किसान की अलग समस्या है। कहीं खाद का कट्टा मिल रहा है 50 किलो का, सरकार ने बिचौलिए को दे दिया, उन्होंने 5 किलो काट के 45 कर दिया, जहाँ खेती कर रहा है किसान, तो ये तो बहुत बड़े मुद्दे हैं ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस सब पे हमें काम करना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य भी यही है कि किसानों की समस्याओं से लोग परिचित हों, और इस इंटरव्यू से कोई क्रिटिसिज्म हमारा किसी को कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन समस्याएं सामने पता चले, जनता को पता चले। शिक्षा की आपने बात की, आप शिक्षा वोटों पे तो ला रहे, बहुत अच्छी शिक्षा, आप जैसे लोगों का तो इस समाज को पूरे क्षेत्र हो, क्योंकि शिक्षा पर काम करने वाला व्यक्ति का जाति धर्म कोई नहीं होता, पूरे देश में होता है। तो इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, हमारे बच्चों को एडमिशन मिले बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, हमारी जमीनों पर मिले, और हमारे जो बच्चों को जो जिस तरह मैंने जिक्र कर रहा फिर कर रहा हूँ एक बार, किसान कोटा यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए, किसान कोटा होना चाहिए 50%, हर यूनिवर्सिटी में 50% किसान कोटा हो। भाई स्थानीय लोग बच्चों को पूरा जो है छूट दी जाए। स्वास्थ्य में जितने अस्पताल प्राइवेट खुले हुए हैं इनमें ओपीडी फ्री हो हमारी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो हमारी 5-12 हजार रुपए का बेड देते हैं एडमिट, किसी को बुखार हो जाए वो हमारे लिए छूट। दिल्ली में तो ऐसे कुछ अस्पतालों में है, लेकिन यहाँ सरकार ने जमीन दी अस्पतालों को, तो अस्पतालों में फीस कम। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि अभी हमने यमुना प्राधिकरण में कराया है। जी जी, यमुना प्राधिकरण में हमने 40% कोटा किसानों का हमारे संगठन ने करा दिया है। जी ग्रेट। हाँ, जिसमें कि भाई अगर कोई भी इंडस्ट्री लगेगी तो उसमें 40% हमारे लोग होंगे, स्कूल लगेगा तो स्थानीय लोग, हाँ स्थानीय लोग होंगे, और 40% में कोई यूनिवर्सिटी लगती है उसमें होंगे, कोई हॉस्पिटल है तो उसमें डिस्काउंट होगा, ओपीडी वगैरह फ्री होंगे। तो ये चीजें हमने की हैं और अभी एफर्ट कर रहे हैं कि और चीजें भी हो जाए, क्योंकि हमने नया प्राधिकरण बन रहा है, जो समस्या ग्रेटर नोएडा में हुई है उनको थोड़ा हल कर सकते हैं। जी जी, तो ये उस पर काम कर रहे हैं। और जेवर एयरपोर्ट का आने का यहाँ पे किसानों पे क्या प्रभाव है? जेवर एयरपोर्ट, भाई एयरपोर्ट अच्छी चीज है जी, हर शहर के विकास में पंख लगाता है जी जी, और जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ विकास होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जमीन एयरपोर्ट में ली जा रही है उन किसानों की जमीन को उचित रेट में लिया जाए, ना कि अपने सर्किल रेट तय करके आप लें। भाई जो कृषि कानून है हमारा उसमें ये है कि सर्किल रेट का 4 गुना। अगर मेरी जमीन का सर्किल रेट 8,000 रुपये है
तो मेरी जमीन जो है 8 चौक 32 3 करोड़ 20 लाख रुपए बीघे ली जाए, जी जी, तो उसको 40 लाख रुपए बीघे ना ले, बिल्कुल बिल्कुल, बस सर्टिफिकेट 4 गुना हो गया तो 3 करोड़ 20 लाख रुपए हो गए मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें हमें मिलनी चाहिए। मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए। और जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बाहर जो जिस तरह से जो हमारे गांव बचे हैं, बस सीधी सी बात, जो एयरपोर्ट बनेगा तो यात्री आएंगे, विदेश से भी लोग आएंगे, देश से भी लोग आएंगे, पूरी दुनिया में एक पहचान बनेगी शहर की। तो उसमें जो भी सुविधाएं हो तो उसमें हमारे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता उसमें दें। जी जी, जो भी सुविधाएं उसमें मिले उसमें प्राथमिकता हमारे, क्योंकि हमने जमीन दी है। बिल्कुल, अगर हम जमीन नहीं देते तो क्या कोई एयरपोर्ट नहीं बन पाता, ना कोई जहाज उड़ पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ के हमारे जो भी लोकल के लोग हैं पेट में, जो उनको जमीनें दी जाए, जमीन दे दी है तो उनको सुविधाएं मिले, उनके बच्चों को सुविधाएं मिले, शिक्षा में सुविधाएं मिले, स्वास्थ्य में मिले, और जो किसानों का अधिकार है वो मिले। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश भाई आपका, आपने समय दिया हमें, O2N पॉडकास्ट में लोगों को अवगत कराया।